हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब हम लोग करेंगे पीसीएस मंत्रा की ये सेकेंड टेस्ट सीरीज। इससे पहले 3 टेस्ट आपके चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के उन सारे टेस्ट को देख लेंगे। टोटल की टेस्ट संख्या में ये 7वां है, लेकिन फुल लेंथ में ये दूसरा टेस्ट सीरीज रहेगा। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में किस क्षेत्र के विकास हेतु मार्क पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये मॉक पोर्टल क्या होता है? मेंबरशिप एडवाइजरी असिस्टेंट रिजिलियंस एंड ग्रोथ, ये फुल फॉर्म होता है मार्क पोर्टल का। और इसको लॉन्च किया है स्टार्टअप ने। स्टार्टअप ने इसको इसलिए लॉन्च किया है क्योंकि ये मेंबरशिप और स्टार्टअप से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों और कार्यों की पृष्ठभूमि को सुविधा प्रदान करेगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो ये आपका हो जाएगा अपेडा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ध्यान रखेंगे यहाँ पे कृषि और खाद्य उत्पाद से आप समझ करके कृषि मंत्रालय मत मारिएगा वहाँ पे, क्योंकि ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय होगा। और ये कृषि उत्पादों और बुनियादी ढांचों और उनकी गुणवत्ता में सुधार के लिए इसकी स्थापना की गई थी, अपेडा की। तो ये भी फैक्ट याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा कंपनियों के खाते में अवशेष CSR राशि को कितने वर्षों के भीतर अनिवार्यतः खर्च करने संबंधी नियम लागू किए गए हैं? तो ये लागू किया गया है 3 वर्ष। 3 वर्ष के भीतर आपको जो शेष राशि बची होगी CSR के रूप में, उसको अनिवार्य रूप से खर्च करना होगा। और ये आपका अधिनियम 2022 में लाया गया। एस विश्वनाथन पैनल किस प्रकार के बैंकों के वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए गठित किया गया? ऑप्शंस हैं आपके, शहरी सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, PCA फ्रेमवर्क में शामिल बैंक, या फिर पेमेंट बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा शहरी सहकारी बैंक। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। तो NS विश्वनाथन पैनल ने वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए शहरी सहकारी बैंकों को गठित किया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा किस संस्थान के स्थान पर वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो की स्थापना की है? तो ये स्थापना आपकी की गई है बैंक बोर्ड ब्यूरो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी वाला पार्ट सही होगा, बैंक बोर्ड ब्यूरो। ट्रिपल बी आप ध्यान रखेंगे। और इसकी स्थापना किस लिए की गई है, इसके उद्देश्य क्या रहेंगे, ये आप देखते हैं। देखो, कार्मिक प्रबंधन से जुड़े मामलों पर सलाह देना और उनके प्रशासन में उत्कृष्टता लाना, गैर सरकारी कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति करना, ये सारी चीज़ें इसमें जुड़ी रहेंगी। तो बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग DPIT के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है? उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक CFPI, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, थोक मूल्य सूचकांक WPI, या फिर लागत मुद्रास्फीति सूचकांक CII। तो ये होगा आपका थोक मूल्य सूचकांक। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन सी राइट होगा। थोक मूल्य सूचकांक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के DPIT के द्वारा लागू किया जाता है। और ये आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक राष्ट्रीय और सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। 7 नंबर देखेंगे, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्राप्ति का स्रोत कौन सा है? GST, आयकर, उधार और अन्य देयताएं, निगम कर। तो बताना है आपको। ये आपका हो जाएगा उधार और अन्य देयताएं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे, देखो सबसे ज़्यादा होता है उधार एवं अन्य देयताएं, इसका परसेंटेज है 34%। GST का 17%,
और आयकर का आपका हो जाएगा 15% और निगम कर का 15%। बाकी अदर्स आते हैं तो सबसे ज़्यादा आपका होगा उधार एवं अन्य देयताएं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 8वां है, निम्नलिखित में से कौन सा दुष्प्रभाव हरित क्रांति का परिणाम नहीं है? मृदा उत्पादकता में ह्रास, पर्यावरणीय क्षति, भौम जल स्तर निम्नीकरण, छोटे और बड़े कृषकों के मध्य आय असमानता में कमी। तो यहाँ पे लास्ट वाला होगा, छोटे और बड़े कृषकों के मध्य आय असमानता में कमी। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 9 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा घटक भारत निर्माण कार्यक्रम में शामिल नहीं है? सिंचाई, स्वास्थ्य, विद्युत आपूर्ति, टेलीफोन कनेक्टिविटी। तो ये आपका स्वास्थ्य इसमें शामिल नहीं है, बाकी तीनों ये शामिल है, सिंचाई, विद्युत आपूर्ति, टेलीफोन कनेक्टिविटी। तो इसमें और 3 हैं घटक, यानी टोटल 6 घटक हैं। सिंचाई, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, सड़क, आवास और टेलीफोन कनेक्टिविटी, ये 6 मुख्य रूप से घटक शामिल हैं। 10वां देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा विश्व बैंक की रियायती खिड़की सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है? पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC या फिर अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी MIGA। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा MIGA, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। MIGA को सॉफ्ट लोन विंडो भी कहा जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे लास्ट वाला होगा, डी पार्ट। 11 नंबर देखेंगे, बेसल मानदंडों के बारे में क्या सही नहीं है? यह बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग निगमों के लिए जारी मानदंड है और अब तक बेसल मानदंडों के 4 समुच्चय जारी किए गए हैं। तो इसमें आपको बताना है कौन सा कथन राइट हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा करेक्ट होगा, पहला गलत है, ठीक है। यहाँ पे सही नहीं है, तो दूसरा सही नहीं है, पहला वाला सही है। क्वेश्चन को उल्टा पूछा गया है, तो यहाँ पे ये 4 समुच्चय नहीं है, 3 समुच्चय है, ठीक है। यहाँ पे 4 दिया है, तो इसलिए गलत हो जाएगा, फिर यही पूछा गया था आपसे। देखेंगे, भारत में बैंगनी क्रांति पर्पल रेवोल्यूशन किसके उत्पादन से संबंधित है? केसर, लेवेंडर, पॉम ऑयल या फिर गुलाब। तो ये होगा आपका लेवेंडर, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। बैंगनी क्रांति आपकी लेवेंडर से संबंधित है और ये आरोग्य मिशन के अधीन काम करता है। कौन सा? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशनल रिसर्च, यानी CSIR के CSIR काम करता है। मेन मोटो आपको ध्यान रखना है बैंगनी क्रांति, तो ये लेवेंडर से संबंधित है। 13 नंबर अब देखेंगे, इसमें सकल पर्यावरण उत्पाद ग्रास एनवायरमेंट प्रोडक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है? GEP किसी क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र द्वारा उस क्षेत्र के व्यक्तियों को प्रदान की गई वस्तुओं और सेवाओं का कुल वार्षिक मूल्य होता है। तो ये तो सही है। और हाल ही में उत्तराखंड के द्वारा सकल पर्यावरण उत्पाद की गणना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो ये दोनों सही हैं, तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, डी पार्ट राइट होगा। 14 नंबर देखेंगे, वस्तु एवं सेवा कर GST के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? इसे 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था, ये आपका सही है। ये एक अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जो भारत में एकीकृत सामान्य बाजार के रूप में प्रमाणित करता है, ये भी सही है। और ये एक उद्गम आधारित कर है जो एकल कर के रूप में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति में आरोपित किया जाता है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। और इसके सफल संचालन हेतु GST परिषद की व्यवस्था की गई है, सही है। तो यहाँ पे सी पार्ट आपका असत्य है, बाकी इसमें सारे सही हो जाएंगे। तो ये इसमें गलत क्या है? ये ओरिजिनल बेस टैक्स नहीं है,
ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ठीक है, तो इसलिए ये गलत है। वेंचर कैपिटल के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार करें। वेंचर कैपिटल उच्च विकास दर और प्रतिफल की संभावना वाले स्टार्टअप और छोटे व्यवसायों को प्रदान किया जाने वाला इक्विटी निवेश है। और दूसरा पॉइंट दिया है, वेंचर कैपिटल किसी वित्तीय रूप के अतिरिक्त तकनीकी प्रबंधकीय कुशलता, टेक्निकल मैनेजरियल एक्सपर्टाइज के रूप में काम कर सकता है। तो ये आपका दोनों कथन इसमें सही हो जाएंगे, बोथ 1 और 2 राइट हो जाएगा इसमें। अगला नंबर है, किसी अर्थव्यवस्था में श्रम बल में कौन शामिल होता है? रोजगार प्राप्त आबादी, रोजगार चाहने वाले और सक्रिय रूप से कार्य तलाश रहे बेरोजगार, रोजगार न चाहने वाले बेरोजगार। तो ये आपका लेबर फोर्स क्या होता है? तो इसमें आपके रोजगार प्राप्त आबादी और रोजगार चाहने वाले और सक्रिय रूप से कार्य तलाश रहे बेरोजगार, ये दोनों सही होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, तीसरा गलत है। फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। इसने दासों के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी, ये आपका राइट है। इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, ये भी सही है। या इसकी विद्वता के कारण इसे अपने युग का अरस्तु कहा गया है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये मोहम्मद बिन तुगलक को अरस्तु कहा गया है, ना कि फिरोज शाह तुगलक को। तो यहाँ पे पहला और दूसरा यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से सल्तनत के किस शासक ने अल्लाह का प्रतिनिधि का खिताब धारण किया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, मुबारक शाह खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो ये आपका है मुबारक शाह खिलजी, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसने अपने आप को अल्लाह का प्रतिनिधि की उपाधि धारण की थी। 19 देखेंगे, गयासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। इसने निर्णयों में एकरूपता के लिए विधि संहिता का निर्माण कराया, सही है ये बात। और इसने सल्तनत काल में सर्वप्रथम नहरों का निर्माण कराया, ये भी सही है। और दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य गयासुद्दीन तुगलक का था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक का था, ना कि गयासुद्दीन तुगलक का। तो पहला और दूसरा ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इस नंबर देखेंगे, सल्तनत काल में भूमि अनुदान देने की प्रथा को पुनर्जीवित किया था। अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक। तो आंसर हो जाएगा इसमें फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी राइट होगा। फिरोज शाह तुगलक ने भूमि अनुदान देने की प्रथा को पुनर्जीवित किया था। और ये जो व्यवस्था थी ये इल्तुतमिश ने शुरू की थी और इसको पुनर्जीवित किया था फिरोज शाह तुगलक ने। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने घरी और चराई नामक कर लगाए और औरंगजेब ने अपने शासनकाल में गृह कर समाप्त कर दिया था। तो ये आपके दोनों सही हो जाएंगे, बोथ इसमें सही होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस मुगल सूबेदार ने गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को इस्लाम धर्म न स्वीकार करने पर दीवार में चुनवा दिया था? जमशेद खां, वजीद खान, मुल्ला खान या फिर आदिल खान? आदिल शाह, मुल्ला शाह। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वजीर खान, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। वजीर खान ने मुगल सूबेदार वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को इस्लाम धर्म न स्वीकार करने के लिए दीवार में चुनवा दिया था। तो इस नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे आपको नहीं बताना है। अकबर के समय मुगल प्रधानमंत्री को वकील कहा जाता था, सही बात है ये। बैरम खान ने वजीर के पद पर रहते हुए स्वयं शाही निर्णय लेना शुरू कर दिया था, ये भी सही है। मीर ए आतिफ तोप खाने का प्रमुख होता था, मीर ए आतिश, आतिश से आप समझ सकते हो तोप खाना की बात हो रही है, तो ये भी सही है। और मीर बख्शी राजस्व विभाग का प्रमुख होता था, तो मीर बख्शी राजस्व का नहीं सैन्य विभाग का होता था। तो यहाँ पे सी पार्ट गलत हो जाएगा, आपसे यही पूछा गया था, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शिवाजी ने जिंजी को अपनी दक्षिण भारत की राजधानी बनाई और उन्होंने काशी के विद्वान गंगा भट्ट से अपना
राज्याभिषेक कराया। मराठा प्रशासन में अमात्य प्रधानमंत्री होता था। आपको बताने हैं इसमें से कौन से कथन सही है। तो शिवाजी ने जिंजी को अपनी दक्षिण भारत की राजधानी बनाया, सही बात है ये। और काशी के बिंदवान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक कराया, भी सही है। और मराठा प्रशासन में अमात्य प्रधानमंत्री होता था, ये गलत है। अमात्य प्रधानमंत्री ये आपका होता था पेशवा में, ना कि मराठा में। तो यहाँ पे पहला और दूसरा राइट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे निम्न में से कहाँ पर हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से एक शस्त्रागार की स्थापना की है। कोचीन, मसूलीपट्टनम, डिंडीगुल या फिर अड्यार। तो ये आपका हो जाएगा डिंडीगुल, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 26 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। द्वैत शासन का जनक लियोनिस कार्टिस को माना जाता है। वारेन हेस्टिंग्स के समय श्वेत विद्रोह हुआ था और कॉर्नवालिस की समाधि गाजीपुर में है। तो यहाँ पे बताना है, तो इसमें पहला सही है, द्वैत शासन का जनक लियोनिस कार्टिस को माना जाता है और कॉर्नवालिस की समाधि गाजीपुर में, ये भी सही है। दूसरा वाला इसमें गलत हो जाएगा। ये गलत क्यों है ये देखना है, क्योंकि ये विद्रोह आपका श्वेत विद्रोह रॉबर्ट क्लाइव के समय हुआ था। तो 1 और 3 ऑप्शन सी राइट होगा। निम्न घटनाओं में से कौन सा विलियम बेंटिक से संबंधित है? सती प्रथा का अंत, सही बात है ये। दास्ता उन्मूलन अधिनियम, ये भी सही है। और सिंध का विलय, ये गलत है। ये आपका विलियम बेंटिक के समय नहीं हुआ था सिंध का विलय, ये हुआ था लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में। तो पहला दूसरा इसमें राइट हो जाएगा, ये करेक्ट होगा। मानक्रीफ आयोग का संबंध पूछा गया किससे? पुलिस सुधार, प्राथमिक शिक्षा, सिंचाई या फिर अकाल। तो ये सिंचाई से संबंधित था मानक्रीफ आयोग, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और इसका गठन हुआ था 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय, तो ये चीज़ याद रखेंगे। और कर्जन के समय ही मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग और एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का भी गठन किया गया था। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित नहीं है? इसमें किसान को भूस्वामी माना गया। इसकी लगान अदायगी के लिए सूर्यास्त कानून लगाया गया, ये गलत है। और इसकी शुरुआत तमिलनाडु के 12 महल में की गई, सही बात है ये। और ये भारत के सर्वाधिक भूभाग पर लागू किया गया, ये भी सही है। लगान की अदायगी ये आपका सूर्यास्त से संबंधित नहीं है, ये आपका स्थायी बंदोबस्त में सूर्यास्त कानून लगाया गया था। तो यहाँ पे आपका बी पार्ट गलत हो जाएगा। तात्या तोपे के संबंध में बताने हैं कौन से कथन सही नहीं है। इसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ये सही बात है। और 1857 के विद्रोह में इन्होंने ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग किया था, करेक्ट है। और ग्वालियर के पतन के बाद ये कानपुर चले गए, ये बात गलत है। इनको गिरफ्तार करके फांसी दे दिया गया था। तो ये सी पार्ट इसमें गलत हो जाएगा। 31 में देखेंगे, निम्न में से किसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया? महादेव गोविंद रनाडे, बाल गंगाधर तिलक, आत्मा रंग राम पांडुरंग और ज्योतिबा फुले। तो ये सबको पता होगा, ऑप्शन ए इसमें राइट होगा, महादेव गोविंद रनाडे। इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था। और इन्होंने सार्वजनिक समाज की स्थापना और प्रार्थना समाज की स्थापना में भी योगदान दिया था। यहाँ पे ए पार्ट राइट हो जाएगा। घटनाओं को उनकी घटना के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। अलीपुर बम षड्यंत्र, चटगांव शस्त्रागार छापा, काकोरी ट्रेन डकैती कांड और फिर डलहौजी स्क्वायर बम कांड, दिल्ली लाहौर षड्यंत्र। तो इनकी आपको अगर ईयर याद होंगे तो कर पाओगे। अलीपुर बम षड्यंत्र ये 1908 में, चटगांव शस्त्रागार छापा 1930 में हुआ था ये, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में, डलहौजी स्क्वायर बम कांड ये आपका 25 अगस्त 1930 में।
और ये जो आपका चटगांव सत्याग्रह हुआ था, ये आपका 18 अप्रैल 1930, तो यहाँ पे 18 अप्रैल याद रखेंगे। और दिल्ली लाहौर षड्यंत्र, ये आपका 1912। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 1, 5, 3, 2, 4। ठीक है, तो यहाँ पे सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। कम्युनल अवार्ड प्रत्यक्ष रूप से संबंधित था शिक्षा में सुधार, भूमि राजस्व प्रणाली, भारत में कृषक पृथक निर्वाचनों का अनुमोदन करना, जनजातियों के वन अधिकार। तो ये आपका था भारत में पृथक निर्वाचनों का अनुमोदन करना। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये जो कम्युनल अवार्ड थे, ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पुरस्कार की इसमें घोषणा की गई थी। ये कब? 1932 में। तो एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखने हैं। 34 नंबर में है, किस घटना के कारण गांधी जी को माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था? व्यक्तिगत सत्याग्रह के कारण, भारत छोड़ो आंदोलन की सफल नेतृत्व के कारण, गांधी इरविन समझौते के कारण, या फिर नोवाखली दंगों को शांत कराने के कारण? तो बताना है आपको। ये आपका था नोवाखली दंगों को शांत कराने के कारण। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये हुआ था आपका 16 अगस्त 1946 में। सीधी कार्यवाही दिवस रूप में मनाया जा रहा था, तो उस समय ये घटना हो गई थी। तो माउंटबेटन ने इनको वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। अगला देखेंगे, 35 नंबर है, नदी और उद्गम स्थल दिए हैं, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? बंदरपूछ हिमनद, ये आपका यमुना नदी। बारासिगरी हिमनद चेनाब नदी, मिलाम हिमनद मंदाकिनी नदी, सियाचिन हिमनद नुब्रा नदी। तो बंदरपूछ ये यमुना नदी ठीक है। बारासिगरी ये चेनाब सही है। सियाचिन हिमनद नुब्रा ये भी सही है। और मिलाम हिमनद ये आपका मंदाकिनी नदी दिया है। तो मंदाकिनी नदी का जो उद्गम स्थल है वो चोराबाड़ी हिमनद है, ना कि मिलाम। तो यहाँ पे सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर में है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को सतह जुताई की मिट्टी कहा जाता है? काफ़ी इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो ये है आपका काली मिट्टी। काली मिट्टी में जुताई की आवश्यकता नहीं होती है और ये अपने आप ही जुताई जैसी प्रतीत होती है। इसमें ऐसे गुण होते हैं जिससे ये दरारें पड़ जाती हैं और जुता हुआ मालूम पड़ती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 37 देखेंगे, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है? तो शेर नदी, दूध नदी, शक्कर नदी, तवा नदी, बरना नदी। तो आपको बताना है इसमें। तो ये सारी आपकी नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो ये सारे नाम याद रखेंगे, शेर नदी, दूध नदी, दूधी नदी, शक्कर नदी, तवा नदी और बरना नदी। ये नाम देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 38 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी झील लैगून झील नहीं है? वेबनाथ झील, चिल्का झील, पेरियार झील, अष्टमुड़ी झील। तो ये आपका होगा वेबनाथ झील, चिल्का झील और अष्टमुड़ी झील। ये तीनों लैगून झील है। पेरियार झील लैगून झील नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 39, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। विश्व में भारत की जनसंख्या 17.5 निवास करती है और भारत की मुख्य भूमिका अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। तो बताना है आपको। तो देखो यहाँ पे पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, इसका अक्षांशीय विस्तार आपका 6 डिग्री 45 मिनट से 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में है। ठीक है, तो ये मध्य में नहीं होना चाहिए, उत्तरी अक्षांश में है। तो यहाँ पे बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में सही सुमेलित नहीं है, बताना है।
मलाज खंड, कोयला, बैलाडीला, लौह अयस्क, कुद्रेमुख, लौह अयस्क, नवेली, लिग्नाइट। तो इसमें पहला वाला गलत है, बाकी ये तीनों सही हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखने हैं। मलाज खंड ये आपका तांबा उत्पादक क्षेत्र है, ना कि कोयला। तो यहाँ पे ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। भारत में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताना है आपको। महानदी गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी। तो उत्तर से आपको दक्षिण लगाना है। तो उत्तर से दक्षिण में आपका सबसे पहले महानदी आएगा, फिर गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये आप क्रम ध्यान रखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन यूपीपीसीएस के फेवरेट होते हैं, तो पूछे जा सकते हैं ये। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। खनिज और खनन क्षेत्र, तांबा, लौह अयस्क, मैग्नीज, अभ्रक। तो तांबा का खेतड़ी से है, 4 आ जाएगा। लौह अयस्क कुंद्रेमुख, 2। मैग्नीज बालाघाट, यहाँ पे 1 होगा। 4, 1, 2 और 3। लास्ट वाला हो जाएगा आपका कोडरमा। तो 4, 1, 2, 3 ये आपका सही मैच है। 4, 1, 2, 3 डी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। देखो इसमें निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। चिरवितिया ला मणिपुर, यांग याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश, चांगला लद्दाख, यांगजी दीवान दर्रा हिमाचल प्रदेश। तो इसमें देखो यांग याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश सही है, चांगला ये लद्दाख में है, यांगजी दीवान ये हिमाचल प्रदेश में। चिरवितिया ला ये मणिपुर में नहीं है, कहाँ पे है ये? उत्तराखंड में। तो ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। 44 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लैमाटोल पर्वत श्रेणी, नागालैंड, ये आपका नागालैंड में नहीं मणिपुर में है, ठीक है। लैमाटोल पर्वत श्रेणी ये आपका मणिपुर में है। बाकी ये तीनों सही मैच है। कार्डमम पहाड़ी केरल, भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र, ग्वालीगढ़ पहाड़ी ये भी महाराष्ट्र में है। कोलोसिस बेसिन की संज्ञा दी जाती है तेलंगाना, केरल, मिजोरम, त्रिपुरा। तो ये आपका है मिजोरम में। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये मुलायम और असंगठित चट्टानों से मिलकर बना होता है मोलेसिस बेसिन। निम्नलिखित में से कौन सा बांध चंबल नदी पर निर्मित नहीं है? आपसे नहीं पूछा गया है। तो चंबल नदी पे कौन कौन से बांध निर्मित हैं? गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा सागर बांध, ये तीनों बांध आपके चंबल नदी पर निर्मित हैं। जबकि इंदिरा सागर बांध ये आपका चंबल नदी पर स्थित नहीं है। तो यहाँ पे डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। और ये आपकी राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। 47 निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। क्लोरीन जीवाणुओं को नष्ट करने में सही है। पोटेशियम ब्रोमाइड नींद वाली दवा के रूप में ये भी सही है। और मैग्नीशियम आतिशबाजी में ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये अपघटन रोधी एंटी नॉकिंग ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सी पार्ट आपका गलत होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये आपका बुझा हुआ चूना होता है, ना कि ये एंटी नॉकिंग। तो सी पार्ट इसमें सही आंसर है। को दूर करने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपका है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। विद्युत बल्बों में निम्नलिखित में से कौन सी भरी जाती है गैस? तो नाइट्रोजन, नियोन, आर्गन, नाइट्रोजन के साथ आर्गन। तो ये आता है नाइट्रोजन के साथ आर्गन भरी जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगर यहाँ पे आर्गन ऑप्शन नहीं होता तो आप नाइट्रोजन टिक करेंगे। और प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, हीलियम। तो इसमें मीथेन होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस, अमोनियम क्लोराइड शुष्क बैटरियों में प्रयुक्त,
पोटेशियम परमैंगनेट कीटाणुनाशक के रूप में, और सिलिकॉन कार्बाइड ये पेट्रोलियम शुद्धिकरण में। तो इसमें होता है आपका, ये ऊपर के तीनों मैच हैं। सिलिकॉन कार्बाइड ये पेट्रोलियम शुद्धिकरण में नहीं प्रयोग होता है, ये आपका आभूषण बनाने में प्रयोग करते हैं। तो डी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। 52 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस धातु की मात्रा शरीर में बढ़ने पर विल्सन नामक रोग हो जाता है? एल्युमिनियम, तांबा, सोना, जिंक। तो तांबा के बढ़ने से विल्सन रोग होता है, ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 53 में देखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में पूछा गया है। इसमें विषयों का विभाजन 2 सूचियों में कर दिया गया था, ये गलत है, 3 सूचियों में किया गया था। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 सूचियां हैं और वही से ली गई हैं। तो अपशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी गई, सही बात है। और केंद्र में द्वैध शासन, ये भी सही है। 2 और 3 राइट हो जाएगा, बी पार्ट सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और कैबिनेट मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पे ये आपका पहला वाला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। कैबिनेट मिशन ने 2 संविधान की मांग को स्वीकार नहीं किया था, अस्वीकार कर दिया था। 55 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, सही बात है ये। किसी धर्म विशेष को राज्य का धर्म नहीं माना जाएगा, ये भी सही है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म मानने का अधिकार, ये सही है। और संविधान की मूल प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। तो ये मूल धर्मनिरपेक्ष शब्द आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, ना कि ये मूल प्रस्तावना में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। 56 नंबर में देखेंगे, निम्न संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में बताना है। अनुच्छेद 42 ग्राम पंचायतों का गठन, 44 में समान नागरिक संहिता, 45 में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। तो यहाँ पे देखो, आपको बताना है इसमें कौन से सही सुमेलित हैं। तो दूसरा और तीसरा सुमेलित है। ग्राम पंचायतों का गठन आपका हुआ था अनुच्छेद 40 में, ठीक है। तो 42 में क्या है फिर, ये जान लेंगे। 42 में है आपका काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं का उपबंध। तो यहाँ पे सी पार्ट राइट हो जाएगा, दूसरा तीसरा सही है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धार्मिक मामलों का प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। तो ये है आपका अनुच्छेद 26। 26 में धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। तो आपको सारे अनुच्छेद ध्यान से याद रखने हैं। 25 में है अंतःकरण तथा धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता। 26 में अभी आपको पता ही है धार्मिक मामलों में प्रबंधन। 27 में है किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने की स्वतंत्रता। और 28 में है आपका कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों तथा उपासना के लिए उपस्थित होने की स्वतंत्रता। तो ये चारों हो गए आपके। निम्नलिखित में से किसी आधार पर भारतीय नागरिक को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है? संविधान के प्रति अनादर दिखाने पे, सही बात है ये। भारत के पास बाहर 5 वर्षों से, तो 5 वर्ष नहीं 7 वर्ष होना चाहिए। 7 वर्ष अगर बाहर रह लिए तो आपकी सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। नागरिकता प्राप्ति के 5 वर्ष के अंदर किसी देश में 1 वर्ष की कैद होने पर। तो यहाँ पे जो सी पॉइंट दिया है ये भी आपका गलत हो जाएगा, या 2 वर्ष की कैद होना चाहिए, ना कि 1 वर्ष की। और तो यहाँ पे ए पार्ट आपका सही होगा। 59 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की विशेषता है? मौलिक अधिकार असीमित हैं, ये केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है, ये न्यायोचित हैं और मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती। तो आपको बताना है इसमें। तो ये आपका मौलिक विशेषता है, ये न्यायोचित है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। और संविधान में वर्णित राज्य की परिभाषा में शामिल है संसद, राज्य विधानमंडल, ग्राम पंचायत। तो आपको इसमें बताना है। तो ये तीनों शामिल हैं, डी पार्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति के संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य जोड़ने का
सुझाव दिया है। 8, 9, 10, 11। तो मूल में आपका दिया गया था 8। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड संविधान से ली गई है? आयरलैंड से लिया गया था आपका नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए नामांकन, सदस्यों का नामांकन। तो तीनों हैं ये, उपयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ पे। विधेयक निम्न में से कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये लोकसभा या फिर राज्यसभा में। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद में वर्णित है और लिया गया कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। संविधान के निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र और विधि का शासन। तो ये मूल संरचना के तत्व हैं, ये तीनों हैं, ध्यान रखेंगे। डी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। 65 है, संसदीय शासन की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। प्रधानमंत्री का नेतृत्व, सामूहिक उत्तरदायित्व और मंत्रियों की दोहरी सदस्यता। तो आपको बताना है भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में कौन कौन से शामिल हैं। तो ये आपके तीनों शामिल हैं। डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 66 में है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संघात्मक सरकार से संबंधित नहीं है? दोहरी सरकार ये है, शक्तियों का विभाजन ये भी है, संविधान की सर्वोच्चता ये भी है। ये आपके संघात्मक सरकार की विशेषताएं हैं। और लचीला संविधान ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा, यही पूछा गया था। राज्य विधायी संबंधों का वर्णन है किस अनुच्छेद में? तो ये है आपका अनुच्छेद 245 से 255। सी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। और ये संविधान के 11वें अनुच्छेद में है, ठीक है। भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255 के मध्य केंद्र राज्य के विधायी संबंधों का वर्णन है। सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में बताने हैं कौन से कथन सत्य नहीं है, उसका उल्लेख अनुच्छेद 263 में किया गया है। सही है ये। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते, ये भी सही है। और इस सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य, ये भी सही है। और ये केंद्र राज्य के मध्य विवादों की जांच करती है, तो ये गलत हो जाएगा। विवादों की जांच नहीं करती है, बल्कि उस परिषद सलाह देती है। तो बी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। 69 में देखेंगे अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल। तो यहाँ पे ये तीनों राइट हो जाएंगे। डी पार्ट इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? तो ये थे आपके नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे और इनका कार्यकाल था 1977 से 1982। अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उल्लेख है। अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 69। तो यहाँ पे होगा आपका अनुच्छेद 67। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये सारे अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 65 में दिया है आपका राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति काम करेगा। और 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। और 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। ये सारे आप फैक्ट याद रखेंगे। भारत के प्रधानमंत्रियों की शक्ति के संबंध में पूछा गया है कौन से कथन सत्य हैं? तो वो राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने तथा सत्रावसान करने का परामर्श देता है, ये सही बात है। वो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने संबंधी परामर्श दे सकता है, ये भी सही है। और वो सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। तो ये तीनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सैंधव स्थल है और उत्खनन करता, खोज करता है। लोथल ये आपका SR राव 2 में मैच होगा। चौंदड़ो मई के 3 में। राखी गढ़ी आपका सूरजभान और धौलावीरा ये RS बिस्ट।
तो 3 का 1 होगा और 4 का 4 होगा। 2 3 1 4, ये आपका सही मैच है। 2 3 1 4, सी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। 74 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण में कहा गया है कि सूर्य न कभी उदित होता है और न कभी अस्त। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका था ऐतरेय ब्राह्मण में। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये आपका ऐतरेय ब्राह्मण, और इसको गोपद ब्राह्मण भी कहा जाता है। तो इसमें ये वर्णित है कि सूर्य न कभी उदित होता है और न कभी अस्त। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 5 है, महात्मा बुद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बुद्ध ने उर्वेला में तपस एवं मलिक नामक 2 बंजारों को अपना उपासक बनाया था। सही बात है ये। और बेणु वन बुद्ध को प्राप्त होने वाला प्रथम विहार था, ये भी सही है। दोनों सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये 75 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में देखे। अगले वीडियो में हम लोग आगे के 75 क्वेश्चन देखेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।